हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल IAS। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को इंतरिम बेल प्रदान कर सकती है, जिसकी सुनवाई आज है। तो हम जानेंगे कि बेल क्या होती है और कितने टाइप्स की होती हैं। जमानत एक लिखित बॉन्ड है जिसे एक व्यक्ति अपने खिलाफ आरोपों को जवाब देने के लिए अदालत में पेश होने के लिए दर्ज करता है। जमानत इस सिद्धांत पर आधारित है कि दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीने के मौलिक अधिकार को कायम रखता है, जिसमें किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा हिरासत में लिए जाने पर बेल लेने का अधिकार शामिल है। भारत में आपराधिक अपराधों को जमानती और गैर जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बेल से संबंधित प्रावधान और नियम आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 में उल्लिखित है, विशेष रूप से सेक्शन 436 से 450 तक। सेक्शन 436 जमानती अपराध से संबंधित है, जबकि सेक्शन 437 गैर जमानती अपराध से संबंधित है। सेक्शन 436 के तहत बेल प्राप्त करना आरोपी व्यक्ति का अधिकार है, जबकि सेक्शन 437 के तहत यह न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है कि इस धारा के तहत दी गई शर्तों पर बेल देना है या नहीं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बेल्स, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुकुल IAS, जिससे आपका कुछ नहीं जाता पर हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही नॉलेज से भरपूर कंटेंट आपके लिए लाते रहे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है रेगुलर बेल। इसमें अगर एक्यूज बेलेबल ऑफेंस में अगर गिरफ्तार किया गया हो तो बेल लेना उसका हक है, जैसे कि अभी हमने अंडर CRPC सेक्शन 436 में डिस्कस किया है। उसके साथ ही अंडर ट्रायल प्रिजनर अगर उसने जो ऑफेंस किया है उसके लिए जो सज़ा है उसका 50% वक्त अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल में गुजर गया है तो उसे बिना जमानत के सिर्फ बॉन्ड साइन करके बेल कोर्ट द्वारा प्रदान की जा सकती है। अगर एक्यूज नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे बेल देना कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर है, जैसे कि CRPC के सेक्शन 437 में नमूद किया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए जमानत विशिष्ट आधारों पर दी जा सकती है, जिनमें शामिल है यदि आरोपी 16 वर्ष से कम उम्र का है, अगर आरोपी महिला है, यदि अभियुक्त बीमार या अशक्त है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स को बेल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है। सेक्शन 437 मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत किए गए बेल एप्लीकेशंस पर लागू होती है। सेक्शन 439 सत्र न्यायालयों या उच्च न्यायालयों में प्रस्तुत बेल एप्लीकेशंस पर लागू होती है। सेकंड है एंटीसिपेटरी बेल। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के धारा 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल या फिर अग्रिम जमानत मांगी जा सकती है किसी भी व्यक्ति द्वारा जो गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस का आरोप लगाए जाने की आशंका रखता है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कथित अपराध पर अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत मिलने पर पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार इस जमानत का अवधि केस की सुनवाई जब तक खत्म नहीं होती तब तक रहता है। अग्रिम जमानत मिलने के लिए नीचे दिए हुए कुछ कंडीशंस की पूर्तता होना जरूरी है। उचित आशंका, एक उचित विश्वास या डर होना चाहिए कि जिस मामले के लिए अग्रिम जमानत मांगी जा रही है उसके संबंध में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। गिरफ्तारी से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। हैबिचुअल ऑफेंडर्स ना हो। अग्रिम जमानत दिए जाने के बाद आरोपी को अदालत की उचित अनुमति के बिना देश छोड़ना नहीं चाहिए। थर्ड है अंतरिम बेल। अंतरिम बेल अग्रिम या नियमित बेल के लिए आवेदन के लंबित रहने के दौरान दिए गए बेल के एक अस्थायी रूप में है। यह अभियुक्ता को एक संक्षिप्त राहत प्रदान करता है, उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत से रिहा करता है। हालांकि यह सशर्त है और परिस्थितियों के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि अंतरिम बेल समाप्त हो जाता है और आरोपी इसकी निरंतरता के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने की या आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उनकी स्वतंत्रता का अधिकार रद्द कर दिया जाता है और उन्हें फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। अंतरिम जमानत बेल आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक एक अंतरिम उपाय के रूप में कार्य करती है, जिससे इस अवधि के दौरान आरोपी की अनावश्यकता हिरासत को रोका जा सकता है। फोर्थ है डिफॉल्ट बेल। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के धारा 167 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसके बाद मैजिस्ट्रेट अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए उसकी हिरासत अधिकृत कर सकता है। आमतौर पर पुलिस या जांच एजेंसी को अपनी जांच पूरी करने की अनुमति देने के लिए इस हिरासत की अवधि को अतिरिक्त
15 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 167 सबसेक्शन 2 निर्दिष्ट करती है कि मौत, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की कैद से दंडनीय अपराध वाले मामलों में हिरासत का अवधि 90 दिनों से अधिक का ना हो। अन्य अपराधों के लिए सीमा 60 दिन है। यदि पुलिस या जांच एजेंसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर चार्जशीट या कंप्लेंट दर्ज करने में विफल रहती है तो आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार है। यह अधिकार पूर्ण है और न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर नहीं है। यदि अभियुक्त व्यक्ति यह प्रूव कर दे कि उसकी गिरफ्तारी के बाद बिना कोई चार्जशीट या कंप्लेंट दर्ज किए आवश्यक 60 या 90 दिन बीत चुके हैं तो अदालत उन्हें डिफॉल्ट जमानत देने के लिए बाध्य है। और फिफ्थ है मेडिकल बेल। यह मुख्य रूप से उन मामलों में माना जाता है जहां व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान या विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। जब मेडिकल जमानत दी जाती है तो अदालतें आमतौर पर मामले की बारीकियों पर गौर नहीं करती है या यह आकलन नहीं करती है कि जमानत के लिए सामान्य मानदंड पूरे हुए हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर न होने पर भी गिरफ्तारी की जा सकती है, जो हमें बेल से संबंधित पीएमएलए एक्ट सेक्शन 45 के सबसे चर्चित प्रावधानों में से एक पर लाता है। पीएमएलए के तहत अपराध संदेह मीन्स नॉन कॉग्निजेबल और गैर जमानती है। आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी इंतरिम बेल पे। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलनी चाहिए या नहीं? क्या एक चीफ मिनिस्टर को ऐसे इलेक्शन के समय पर ही जेल में डालना केंद्र सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।